हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम इस चैनल पर 9th 10th सोशल स्टडीज को पढ़ते हैं और 11th 12th हम हिस्ट्री को करते हैं। आप सभी जो स्टूडेंट इतना विश्वास जता रहे हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने इतना विश्वास मेरे ऊपर रखा कि मैडम हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराने वाली है। तो सब्सक्राइब करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं कि आप चैनल को विजिट करते हैं और मुझ पर इतना विश्वास जताते हैं। मैं आने वाले टाइम में भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपने विश्वास मेरे ऊपर जताया है उस पर मैं खरी उतरूं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर अपना वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें पढ़ेंगे क्या कि जिस तरीके से लॉज बनते हैं, यानी कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, कानून बनाने के लिए कौन सी ऐसी पॉलिटिकल बॉडीज की जरूरत होती है जिसके थ्रू कानून बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा लेजिस्लेचर, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव, आपने सुना होगा और जुडिशरी आपने सुना होगा। इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सुनते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर को आप सुनते हैं, आप प्रेसिडेंट को सुनते हैं, तो किस तरीके से जो रूल रेगुलेशंस नियम कानून बनाए जाते हैं उनमें इन सभी का क्या रोल रहने वाला है। आइए वन बाय वन हम स्टेप टू स्टेप इस चैप्टर को वन शॉर्ट रिवीजन में करने वाले हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखता है, हर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। जैसे हम शुरुआत में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक मेमोरेंडम जारी किया जाता है। मेमोरेंडम होता क्या है कि मेमोरेंडम एक घोषणा पत्र होता है जिसको क्या है इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो आइए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। बहुत डिटेल में हम इन चीजों को करने वाले हैं। अब देखो, ऑफिस मेमोरेंडम वाज culmination of the long chain event start with the मंडल कमीशन। अब एक मंडल कमीशन बनता है। मंडल कमीशन क्या होता है? एक कमेटी बनाई जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसको कुछ मोटिव दिया जाता है, यानी कि उद्देश्य दिया जाता है कि आपको इस पर काम करना है। अब मंडल कमीशन को एक काम दिया गया है कि सोशली जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो एजुकेशनली वीकर सेक्शन है, सोशली वीकर सेक्शन है, आप उनको आइडेंटिफाई करें। वो कितना परसेंट सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनको किन तरह की सुविधाओं की जरूरत है, ये प्रोविजन दिया जाता है मंडल कमीशन को कि आपको ये काम करना है। तो देखो, इसको डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम एक घोषणा पत्र, जैसे कई बार होता है ना, हम मूवीज देखते हैं तो उसमें आप ये देखते हो कि मूवी के अंदर जो एक सीन दिखाई देता है जिसमें लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं और उस सीन को वहीं पर क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर फ्लैशबैक में कहानी जाती है और जैसे पास्ट की 5 साल पहले, 10 साल पहले कुछ घटनाएं ऐसे दिखाई जाती हैं और जो मूवी के अंदर एट प्रेजेंट जो सीन चल रहा होता है वहां तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। एक चैप्टर की शुरुआत के अंदर एक मेमोरेंडम शब्द को लिया गया है कि मेमोरेंडम होता क्या है, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन मेमोरेंडम से पहले ऐसे कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जिससे हमारे देश में रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। तो यही हमारी जर्नी रहने वाली है। आगे देखें, इट वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि एक कमीशन बनाया गया था जिसको क्या कहा गया, मंडल कमीशन कहा गया। और मंडल कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको ये जांचना है, ये परखना है कि आप सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन है उनको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये जो है जिम्मेदारी किसको दी थी, मंडल कमीशन को दी थी। इट वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि ये कमीशन, इससे पहले एक और कमीशन था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सेकेंड कमीशन था, अपॉइंटेड इन 1979, यानी कि एक मंडल कमीशन बनाया गया जो कि कब बनाया गया, 1979, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बीपी मंडल, यानी कि इनके
हेड कौन थे, यानी कि ग्रुप तैयार किया जाता है, उसमें हेड कौन थे, बीपी मंडल इसमें हेड रहने वाले हैं। मंडल कमीशन टू आइडेंटिफाई द सोशली, यानी कि सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर सोशली वीकर सेक्शन और जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, इसको समझो जैसे सोसाइटी के अंदर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने से पहले आपने पढ़ा होगा, अनटचेबल्स पढ़ा होगा। अनटचेबल्स का मतलब क्या होता है, जिनको सोसाइटी के अंदर अछूत माना जाता था। वो क्या होते थे कि जैसे हमारे जो 4 वर्ण हम जैसे पढ़ते थे, हम पढ़ते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ऐसे ऐसे करके बहुत सब कास्ट में हमारी सोसाइटी बट गई। और जो वीकर सेक्शन था ना, उनको हमेशा से ही सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो सोसाइटी के अंदर वीकर सेक्शन, यानी कि जिनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का जिम्मेदारी है वो किसको दी गई, मंडल कमीशन को दी गई। अब मंडल कमीशन को क्या करना था कि सोसाइटी के अंदर जिनमें इकोनॉमिकली और सोशली जो सोसाइटी है वो कमजोर दिखाई देती है, या फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी कौन देते हैं, मंडल कमीशन को दी जाती है। बैकवर्ड क्लास इन इंडिया एंड टू रिमेन स्टेप टू देयर एडवांसमेंट, यानी कि इनको रिपोर्ट देने के साथ साथ उनको ये तरीके भी बताने थे कि किस तरीके से इनको सोसाइटी के अंदर अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती हैं। कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट 1980। अब आपका जो बुक का फर्स्ट पेज है उसमें एक मेमोरेंडम जारी करने की बात की गई है, जिसमें उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और उसको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, लागू करना। लेकिन फिर उसमें ये बताया कि ये जो रिकमेंडेशन थी ये मंडल कमीशन ने दी थी, जो कि 1979 में बनता है और अपनी रिपोर्ट जारी करता है 1980 में। लेकिन अब इस पर लंबे समय तक काम नहीं हो पाता। तो कौन काम करता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या इसके बारे में कुछ विरोध होते हैं, विरोध होते हैं तो क्यों होते हैं, कोई भी लोग क्यों बनता है, इन सभी बातों के बारे में जानने वाले हैं। What was there in that report, यानी कि इस रिपोर्ट में जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसके अंदर था क्या। Many points were discussed in the report about the backward classes. Backward classes का मतलब जिनको सोशली और एजुकेशनली फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, तो उनकी बातें कर रहे हैं। आगे, one of the recommendation was to give 27% reservation to the socially and educationally backward class in government job. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये कहा, मंडल कमीशन ने कहा कि ये करना चाहिए कि 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए, जॉब्स के अंदर देनी चाहिए। मान लो अगर 100 वैकेंसीज निकलती हैं तो उनमें से 27% उन व्यक्तियों की जॉब होनी चाहिए, यानी कि 27 व्यक्ति वो लगने चाहिए जो सोशली और एजुकेशनली क्या है, वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। आगे, those recommendations means law, and then how did the recommendation become a law, यानी कि कोई भी रिकमेंडेशन, यहाँ रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव होता है। सुझाव यानी कि जो मंडल कमीशन था वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद ही लॉ बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव देना। तो मंडल कमीशन है वो सुझाव देता है ये इवेल्युएट करके कि 27% जो सोसाइटी के अंदर सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको क्या दिया जा सकता है, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये रिकमेंडेशन दी किसने दी, मंडल कमीशन ने दी। तो अब देखो इस पर क्या होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द जनता दल। अब इन चीजों पर क्या है, डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होती हैं, लोकसभा में बातें होती हैं। ये मुद्दा उठता है कि मंडल कमीशन ने इस तरह की बातें की हैं, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे बातें होती हैं। लेकिन इस काम को कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको क्या कहते हैं, जनता दल कहते हैं, और जनता दल अपने मैनिफेस्टो
का मतलब क्या होता है, जब चुनाव लड़े जाते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है। कहने का मतलब आने वाले अगर 5 साल में उस पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया जाएगा तो वो क्या करेगी, मैनिफेस्टो का मतलब कुछ एक लिस्ट बना ली जाती है जिसमें ये कहेंगे कि हमें आने वाले 5 साल में हम ये काम करने वाले हैं, इस तरीके से काम करने वाले हैं, इस तरीके से काम करने वाले हैं। तो मैनिफेस्टो के अंदर जो कि कौन सी पार्टी, जनता दल पार्टी ने क्या कहा कि हम इस तरीके से रिजर्वेशन देने वाले हैं। कितना परसेंट, 27%, जो कि किसने बताया था, मंडल कमीशन ने बताया था। जैसे हर बार ये होता है, इलेक्शंस जब होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, उसमें अलग अलग चीजों को दिखाया जाता है। जैसे हरियाणा में पेंशन को ज्यादा अभी बढ़ाने की बात की थी, अगर अब के इलेक्शन की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर भी जनता दल अपनी क्या देता है, मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट इफ दे केम इन पावर। अब उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम जो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन की बात की है, जो कि सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन कहलाता है, हम उनके लिए मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। Eventually, Janata Dal came on power. VP Singh became the Prime Minister and the office memorandum regarding the reservation was brought. अब देखो ये होता ही है कि अगर जिसने वायदा किया है कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं तो जनता दल का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जीत जाते हैं और वीपी सिंह क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब यहां से शुरुआत होती है, यहां से क्या शुरुआत होती है कि कोई भी, जैसे रिकमेंडेशन तो मंडल कमीशन ने अपनी तरफ से दे दी कि आपको इस तरीके से काम कर लेना चाहिए, लेकिन कोई भी लो बनता कैसे है। अब क्वेश्चन यहाँ है, ये चैप्टर की क्या है, हमारा चैप्टर का मेन थीम है कि देश के अंदर कोई भी चीज लो कैसे बनती है, नियम कैसे बनता है, इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं। नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी जरूरत हमें क्यों होती है और किस तरीके से ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो आइए सीखते हैं। गिविंग अ कंट्री इन्वॉल्व द वेरियस एक्टिविटीज, security, education and health, these activity performed by the various institutions। यानी कि जो गवर्निंग गवर्नमेंट होती है वो कई सारे क्या करती है, काम करती है। कैसे, हमारे जो भी देश के अंदर जो सरकार रूल करती है, शासन करती है, वो हमें सिक्योरिटी देती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ देती है। दीज एक्टिविटी परफॉर्म बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इन पर काम करने वाले अलग अलग क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं। इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं क्या करती हैं, काम करती हैं। तो आइए इनके बारे में सीखते हैं कि वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं जो कि लॉ बनाने में काम आते हैं और क्या है, इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर क्या है, क्या वो रूल्स या नियम्स सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इन सभी को देखने वाले कौन होते हैं। देखिए, सम इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मेक द लॉस, यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लॉस बनाने के काम आते हैं, नियम बनाने के काम आते हैं। जैसे आप सुनते हो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। अब देखो, सम इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम। इम्प्लीमेंट करने वाला कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और इसी तरीके से ये नियम, रूल, रेगुलेशन अच्छे तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, इस चीज को देखने वाला कौन होता है, हमारा जुडिशरी। तो ये इन तीनों को क्या है, जैसे लेजिस्लेचर या फिर आप कहें एग्जीक्यूटिव कहें या फिर जुडिशरी कहें, इनको ऑर्गन्स भी बोला जाता है, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। तो ये तीन हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम को करते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या है, जुडिशरी। आगे, दिस ऑफन लेड्स टू द डिले एंड द कॉम्प्लिकेशंस। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जब भी रूल, नियम, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो उसमें
क्या गड़बड़ आ जाती है कि डिले हो जाता है, यानी कि कोई काम लेट हो जाता है, या फिर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े या फिर कुछ दंगे होने की संभावना भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। Then this is good to have political institution provide the opportunity for the consultation and discussion। ये तो होता ही है कि जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर आप लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीन पार्ट्स आप पढ़ते हो। जैसे हाउस आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो उनमें हर जो भी लो नियम कानून बनता है तो उसके लिए पहले बिल आता है। बिल का मतलब क्या होता है, आप एक प्लान लेकर आए हो कि उसको हम क्या करना चाहते हैं, लो बनाना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एक ऑर्डरली बिल हो सकता है या मनी बिल हो सकता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट होती है वो कैसे काम करती है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कई बार ये होता है कि आप मोनार्की पढ़ते हो। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजशाही। राजशाही, राजा रूल कर रहा है, फैसले लेने में कभी भी डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी क्या है फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि राजा के नीचे कुछ मिनिस्टर्स उसके होते हैं, तो वो काम को संभालते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या पाई जाती है, लोकसभा पाई जाती है, राज्यसभा पाई जाती है। लोकसभा में अगर कोई बिल पेश हुआ है तो फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिल राज्यसभा में पेश होता है, वहां से पास हुआ, फिर वो किसके पास जाता है, लोकसभा के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। लास्ट में जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करे कोई भी बिल लो नहीं बनता। देखो कैसे, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, यानी कि इतने लोगों के बीच में से कोई बातें डिस्कस होकर आगे बढ़ती हैं, तो इससे फायदा क्या होता है कि डिसीजन लेना, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, कि फैसले ज्यादातर सही होते हैं। आगे, अब पार्लियामेंट, रोल ऑफ द पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन ऑफिस मेमोरेंडम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब देखो, ये पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट के अंदर आप पढ़ते हो लोकसभा, लोकसभा को पढ़ते हो, तो ये कह रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जनता जिनको चुनकर भेजती है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं। और ये सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, यानी कि जनता ने इनको पावर दी है कि वो देश में क्या करें, रूल बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उनको लागू करें। ये पावर किसने प्रोवाइड की है, पब्लिक ने प्रोवाइड की है। किसको की है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये पावर प्रोवाइड की है। द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी कि हमारे देश की नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का मतलब एक देश की संस्था जो सबसे सुप्रीम होती है, जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्लियामेंट। 1 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट, तो द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। एट स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप राज्यों की बात करें, जैसे आपने लोकसभा की सीट को सुना होगा, 543 सीट्स इसमें पाई जाती हैं। पूरे देश में अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, जिसके अकॉर्डिंग आपके कौन बनते हैं, पीएम बनते हैं, तो आपने इसको देखा होगा। ये पूरे देश में इलेक्शन कराए जाते हैं। ऐसे ही स्टेट वाइज हमारी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 90 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं, और 90 सीट पर इलेक्शन होते हैं तो जो असेंबली जहां वो इकट्ठा होकर बैठते हैं, एमएलए वगैरह इकट्ठा होकर बैठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। यानी कि देश की सुप्रीम असेंबली क्या कहलाती है, पार्लियामेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट की असेंबली क्या कहलाती है, पार्लियामेंट, और स्टेट की जो असेंबली होती है उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। आगे, नीड, फंक्शंस एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हमें क्यों जरूरत पड़ी कि पार्लियामेंट हमारे पास हो और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, काम किया जाए। सुनो ध्यान से। नीड, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग द लॉ इन एनी कंट्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी देश में अगर कोई नया कानून नियम लेकर आना है तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसको कहा जाता है, पार्लियामेंट। कि कोई भी नियम बनता है तो वो पार्लियामेंट से होकर जरूर गुजरेगा। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, यानी कि पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉज बना सकती है। चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी नियम बने हुए हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं।
और एबोलिश देम एंड कैन मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस, यानी कि कुछ जो लॉज हैं उनको एबोलिश किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिस दौरान जब वो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हो तब उनकी नीड हो, आज के टाइम उनकी नीड नहीं है तो उनको एबोलिश भी किया जा सकता है। और मेक न्यू लॉ इन देयर प्लेस, और उसके प्लेस पर नए कानून बनाए जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट देश के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी होती है जहां पर लॉज बनाए जा सकते हैं, पहला पॉइंट। ये 5 नंबर में आ सकता है। देखो, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोस हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट बनाते हैं ना उन पर भी पार्लियामेंट क्या रखती है, कंट्रोल रखती है। वो कैसे और किस तरीके से कंट्रोल रखती है, आगे देखो। दोस हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन बाय ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट बनाते हैं, अब गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप क्या देखते हो, लोकसभा देखते हो। लोकसभा में 543 मेंबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 543 मेंबर्स। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उसके पास 272 कम से कम सीट होनी चाहिए। अगर उनके पास इतनी सीट है या इससे ज्यादा है तो वो क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन वो कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन पार्टी वाले भी वहां पर बैठते हैं, और वो जब भी इन लॉज, नियम, रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, बिल आया होता है जिस पर बातें होती हैं, तो वो उस पर एक्सक्यूज कर सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट सही है या गलत है इन सभी बातों के बारे में। तो जो पार्लियामेंट होती है ना, तो ये कह रहे हैं कि जब भी क्या किया जाता है, कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है तो पार्लियामेंट उस पर क्या रखती है, कंट्रोल रखती है। कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट, पार्लियामेंट कंट्रोल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, यानी कि देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्स के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट क्या लेती है, आपसे टैक्स लेती है। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली क्या दे देते हो, टैक्स दे देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट होती है, जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है पैसा खर्च करने की, तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं कि मान लो कोई मनी बिल है, पैसे से रिलेटेड कोई योजना लेकर आया है, कोई आइडिया लेकर आया है, कोई काम करना चाहते हैं, तो वो पढ़ेंगे उस चीज को। जैसे आप पार्लियामेंट को देखते हो, पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं मिनिस्टर्स और सामने उनका हेड बैठा रहता है। वो क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं, सामने जो हेड होता है पूरी पार्लियामेंट को मैनेज करते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे, उनके पास पेपर्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं तो वो बिल को पढ़ते हैं, और बिल को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बिल को पढ़ते वक्त बाकी सभी उन चीजों को सुन रहे होते हैं। वहां पर ओपोजिशन भी होता है और वहां पर रूलिंग जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो भी होती है। तो अब अगर किसी को सही नहीं लगता तो वो उसका क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। ऐसे ही सुनो, मनी बिल हमेशा पहली बार लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में जैसे ही पेश हुआ तो वहां पर ओपोजिशन वाले या अदर पॉलिटिकल पार्टी वाले वहां पर बैठे होते हैं, तो वो एक्सक्यूज डालते हैं कि आप इतने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है, गलत है। तो ये कह रहे हैं कि जो पैसा होता है, पार्लियामेंट पैसे पर जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, उस पर क्या रखते हैं, वो कंट्रोल रखते हैं। पार्लियामेंट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे व्यक्ति बैठते हैं, जिसमें मैंने बताया ना लोकसभा में तो 543 मेंबर पाए जाते हैं, ऐसे ही राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर पाए जाते हैं। इन लोगों के बीच में से डिबेट और डिस्कशन के बाद ही क्या बनाया जाता है, कोई भी नियम बनाया जाता है। पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी आर डिस्कस इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल किया जाता है कि कहीं पर कोई ऐसे दंगे हो रहे हैं तो दंगे क्यों हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, इस तरह की बातें भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे, 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है उसके 2 हाउस होते हैं, जिसको लोकसभा और एक को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। ध्यान से सुनना, 2 हाउस, मेनली पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, चैम्बर्स कह लो या फिर क्या है, आप हाउस कह सकते हो। यानी कि लोकसभा राज्यसभा को आप चैम्बर भी बोल सकते हो और आप बोल सकते हो हाउसेस।
आगे, इंडिया पार्लियामेंट, सी इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी हाउसेस बट हर एसेंट इज रिक्वायर्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। बहुत ध्यान से सुनना, जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स उसके रहते हैं। एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक होता है प्रेसिडेंट। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। कोई भी नया जब नियम रूल रेगुलेशन बनाना होता है तो मिनिस्टर्स पहले बिल लेकर आते हैं। बिल ऐसे पढ़ा जाता है, बिल को। बिल को मान लो यहाँ पर लोकसभा के अंदर लेकर आए और यहां से वो पास हो गई। पास 1/3 से भी हो सकता है, 2/3 से भी पास हो सकता है। इसको कभी फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना समझें कि वो डिपेंड करता है कि वो बिल किस तरह का है। वहां लोकसभा के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं उसमें 1/3 का भी प्रोविजन हो सकता है और 2/3 का भी प्रोविजन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो बिल किस तरह का है। फिर मान लो ये बिल है, ये यहां से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। अब राज्यसभा भी उस बिल को अगर पास कर देती है, राज्यसभा ने भी उस बिल को पास किया, अब ये किसके पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस बिल पर साइन नहीं करते, यानी कि ये जो बिल पेश किया जा रहा था उस पर साइन नहीं करते, तब तक वो बिल लॉ नहीं बन सकता। तो इस तरीके से पार्लियामेंट क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करती है। अब देखो क्या कह रहे हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। अब ये सेकंड नेम ऑफ द लोकसभा है, यानी कि जो लोकसभा का दूसरा नाम भी क्या कहलाता है, हाउस ऑफ द पीपल। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये तो होता ही है क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में से 543 मेंबर्स इसमें सिलेक्ट होकर के आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स के, और जनता इनको क्या देती है, पावर देती है कि आप क्या कर सकते हो, रूल कर सकते हो। इट डिसॉल्व आफ्टर द 5 ईयर, और ये अपने आप 5 साल के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कौन, लोकसभा। लोकसभा का खत्म होने का मतलब क्या होता है, उनका जो टेन्योर है वो ओवर हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनका ये क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड नेम ऑफ द राज्यसभा। इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली होती है। इसको ऐसे समझो, जैसे लोकसभा होती है उसमें जब इलेक्शंस होते हैं तो हम डायरेक्ट हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो चुने हुए यानी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से ही किसको भेज दिया जाता है, उनमें से ही राज्यसभा के अंदर उन लोगों को भेज दिया जाता है। आगे, परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन एज लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन्स ऑफ द फेडरल यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां ये कह रहे हैं ये 233 ये तो आते हैं स्टेट से, अलग अलग स्टेट अपनी तरफ से क्या करेगी, इनको भेजने का काम करती है। किसमें, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको भेजने का काम करती है। और 12 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। मेंबर्स आर इलेक्ट फॉर द 6 ईयर्स एंड 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा डिसॉल्व एवरी 2 ईयर्स। ये डिसॉल्व यहाँ पर देखो समझाते हैं इसको, इट इज अ परमानेंट हाउस, और इसको क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि 233 मेंबर स्टेट से, अब अलग अलग स्टेट क्या करती है, भेजने का काम करती है, अपनी तरफ से राज्यसभा के अंदर मेंबर को भेज देती है। और 12 व्यक्ति क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कोई भी अपने फील्ड का एक्सपर्ट जो होता है और जो प्रेसिडेंट की नजर में बहुत बेहतरीन व्यक्ति होता है, उनको 12 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट अपनी तरफ से क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है कि ये व्यक्ति क्या रहेंगे, इन राज्यसभा के अंदर बैठने वाले हैं। अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने का मतलब क्या है, कोई खिलाड़ी हो सकता है या फिर क्या है, कोई साहित्यकार हो सकता है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन काम किया है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। कौन सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट। आगे,
और ये कह रहे हैं कि ये जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के व्यक्ति यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं, वो उनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर का होता है। और ये कह रहे हैं 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा डिसॉल्व एवरी 2 ईयर, यानी कि जितने भी अब इनका ये आपका ये इसके अंदर मेंबर टोटल पाए जाते हैं 245 मेंबर पाए जाते हैं, इनका 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं और उनके पर्सपेक्टिव में दूसरे मेंबर आ जाते हैं। आगे ये इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर चैम्बर, लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर चैम्बर। यानी कि देखो ध्यान से सुनना, लोकसभा के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं ना, वो ज्यादा पावर को एंजॉय करते हैं, और जो राज्यसभा के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं वो ज्यादा पावर को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इनको अपर चैम्बर कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है। और लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर चैम्बर, और लोकसभा क्या कहलाती है? लोअर चैम्बर कहलाती है। Does it mean that the राज्यसभा is more powerful? क्या ऐसा है कि राज्यसभा को अगर अपर चैम्बर कहा जाता है या अपर हाउस कहा जाता है तो क्या इसके पास पावर ज्यादा है? आगे, इज दिस जस्ट ओल्ड सिस्टम ऑफ द स्पीकिंग, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो ब्रिटिशर्स अपने देश के अंदर इस तरीके से अलग अलग हिस्से बांट देते थे, तो उसी तरीके से पुराने स्टाइल के अकॉर्डिंग इनको इस तरीके से पुकारा जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट बट नो मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। ये कह रहे हैं कि कुछ जगह पर यानी कि कुछ हिस्सों में क्या होता है, राज्यसभा के पास पावर ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आगे, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर देन राज्यसभा, हाउ? ड्यूरिंग द ज्वाइंट सेशन, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोकसभा during the joint session the view of the Lok Sabha is likely to prevail in case of difference between two houses and member of the both houses sit together in the joint session। अब ध्यान से सुनना, कभी भी क्या होता है, ऐसा हो जाए कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए, किसी मुद्दे पर किसी विचार पर ऐसा हो कि कंफ्लिक्ट हो गए, फैसला नहीं हो पा रहा है, तो इनका क्या किया जाएगा? इनका किया जाता है ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है? इनको एक साथ बिठा लिया जाता है और फिर वोटिंग कराई जाती है, यानी कि ज्वाइंट सेशन इनका होता है और फिर इनकी वोटिंग कराई जाती है। फिर क्या होता है, अब ये होगा कि दोनों जो सेशंस होंगे, यानी कि जो लोकसभा है राज्यसभा है साथ में बैठे हैं, ज्वाइंट सेशन हो रहा है, तब उसमें क्या कराई जाती है? वोटिंग कराई जाती है। द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यू टू द मोर मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर्स आपने पढ़े, और इसके पर्सपेक्टिव में ये लोकसभा और ये है राज्यसभा, राज्यसभा में 245 पढ़े, तो ऑलरेडी इनके जो नंबर है वो क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो मैक्सिमम 99.9% जो मैटर्स होते हैं उनमें ऑलरेडी कौन जीत जाता है? लोकसभा के मेंबर आगे रहते हैं। आगे, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स, यानी कि जो लोकसभा होती है उनके पास क्या होती है? ज्यादा पावर होती है। किसके बारे में? मनी मैटर्स के बारे में। अभी मैंने आपको ये बताया था कि बिल पेश किया जाता है, और बिल पेश किया जाता है तो वो हमेशा लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा पहली बार। तो ये कह रहे हैं कि अगर पैसे की बात आती है तो पैसे की बात जब आती है तो वो पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है, यानी कि लोकसभा के मेंबर उसको पेश करते हैं, फिर लोकसभा के मेंबर संख्या में ज्यादा होते हैं तो इसको एज ए बजट कह लो। बजट ऑन एनी मनी रिलेटेड लॉ पास बाय द लोकसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर लोकसभा ने कोई मनी बिल यानी मनी बिल को पास कर दिया है, उसको मना करने का जो अधिकार है वो किसको नहीं होता? राज्यसभा को नहीं होता। इट कैन ओनली डिले बाय द 14 डेज। ये कह रहे हैं कि राज्यसभा जो राज्यसभा होती है ओनली वो 14 डेज के लिए उसको क्या कर सकती है? रोक सकती है। आगे, वेयर एज लोकसभा इज नॉट बाउंड फॉलो इट, लेकिन लोकसभा को उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब
14 डेज के लिए राज्यसभा किसी मनी बिल को रोक सकती है, लेकिन उसको आगे जाने से रोक नहीं सकती है। आगे कहाँ जाएगा? आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को उस पर क्या करने पड़ेंगे? साइन करने पड़ेंगे। आगे, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब लोकसभा के अंदर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, और कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ओनली द पर्सन हु एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, ये होता ही है कि लोकसभा के अंदर जो गवर्निंग पार्टी होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना के बैठी है, उसका लीडर और उसके मिनिस्टर्स पाए जाते हैं। देखो आगे, कैन अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर विद नो कॉन्फिडेंस ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन बी फोर्स टू क्विट। बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपका लोकसभा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात। उसमें 543 सीट्स पर क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। उनमें से अगर 272 सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी क्या बना लेती है? गवर्नमेंट बना लेती है, सरकार बना लेती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ना रहे, इसको ऐसे समझो, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी 272 मेंबर से ही जीती, यानी कि बिल्कुल टू द पॉइंट पर जीती है। अब होगा क्या? अब ये होगा कि मान लो कोई एक व्यक्ति ऐसा है, कोई एक मिनिस्टर ऐसा है जिसने अपनी पोस्ट से क्या दे दी? रिजाइन दे दी। अगर वो मेजोरिटी को नहीं दिखा पा रहे हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है, यानी कि जो मिनिस्टर है, ये पीएम है, वो अपनी मेजोरिटी को नहीं दिखा पा रहा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए पीएम को हमेशा क्या करना पड़ेगा? अपनी मेजोरिटी को बनाए रखना पड़ेगा। कहां पर? लोकसभा के अंदर। अब तुमने कई बार ऐसा होता है कि कोई मिनिस्टर अगर इस्तीफा देता है और वो यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं होता, यानी कि इससे कम रह जाता है, तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है, अगर कोई पीएम बगैर ऐसे बहुत इंफॉर्मेशन के बगैर अगर वो रिजाइन दे देता है अपनी पोस्ट से, तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाती है और गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही अगर वो 272 प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लोकसभा के अंदर नहीं दिखा पाता, या फिर कोई लीडर कम हो गया है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व समझा जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कम से कम इतने मेंबर क्या है? लोकसभा के अंदर हो। आगे, जो रूलिंग गवर्नमेंट वाले हैं, आगे अब देखें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ये बताया था कि एक तो लेजिस्लेचर होता है जो नियम, लो, कानून वगैरह बनाने का काम करता है। फिर होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कि नियम को लागू करता है। और जुडिशरी की नियम लागू अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, या लॉ को एक्सप्लेन करने वाली बॉडी कौन होती है? जुडिशरी होती है। सुनो आगे, व्हाट डज द टर्म एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? आगे, दे एग्जीक्यूट द डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन लिए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनको लागू करने का काम करते हैं। दे आर इन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनको लागू करने का काम किसके पास होता है? एग्जीक्यूटिव के पास होता है। अब सुने किस तरीके से जो लॉ है, नियम है, उनको लागू किया जाता है। कौन कौन से ऐसे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉ को लागू करने का काम करते हैं? देखो, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, यहां पर ध्यान से सुनना, मैं इसको लिख के बता देती हूँ कि कितने तरीके से आपके पास जो एग्जीक्यूटिव पाए जाते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल, और एक होता है परमानेंट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो हमारे पास दो तरीके के क्या पाए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव पाए जाते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं कि हम, जैसे हमारे एमपीस होते हैं, एमएलए होते हैं, इनको हम कितने साल के लिए चुनते हैं? 5 ईयर के लिए चुनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एक को पॉलिटिकल कहते हैं, एक को परमानेंट कहते हैं।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनका चुनाव हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। वेकेंट द पोजीशन विद द चेंज इन द गवर्नमेंट, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी वो अपने क्या है पोस्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स में क्या है, एक तो पीएम और जिस तरीके से क्या होते हैं सीएम, और उनके नीचे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। परमानेंट को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट देश के अंदर रोल निभाने वाले कौन होते हैं, आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। देखो कैसे, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब इनके लिए क्या कराए जाते हैं, एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि एग्जाम होते हैं। फिर अपॉइंट अ लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। जैसे आप ये है, दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज द सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे देश के अंदर सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, लेकिन हर 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि जो नया पीएम या सीएम बनता है वो तुरंत काम को उसी दौरान क्या कर लेता है, संभाल लेता है। इनमें सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है, आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव का रहता है, क्योंकि सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई भी प्रोसीजर है वो इनके पास होता है। और तुरंत जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, तो उनके काम को बिल्कुल संभला संभलाया जो काम होता है वो इनको मिल जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम इनको नई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आती है। तो बैकग्राउंड में जो काम करने वाले होते हैं, अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर बोल के बता रही हूँ, इससे पहले पीपीटीज वगैरह तैयार होती हैं, सामने कैमरा को ऑन किया जाता है, तो इसमें मेरी हेल्प करने वाले मेंबर भी हैं। तो ये जो क्लास लगने से पहले आपका क्या होता है, कई सारी प्रिपरेशन, यानी कि इसके नोट्स बनाए जाते हैं, इनको तैयार किया जाता है, फिर इनकी पीपीटी तैयार होती है, उसके बाद क्या किया जाता है, आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के अंदर जब आती है तो उनको एकदम अजीब ना लगे, उसके लिए कौन होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको बना बनाया काम मिल जाता है। अब ये एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो कि लेजिस्लेचर के अंदर काम करते हैं, जो लॉ बनाने का काम करते हैं, उनके काम को लागू करने का काम करते हैं। जैसे आगे, देन व्हाई डिड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से इन द डिसीजन मेकिंग। अब देखो ध्यान से सुनना कि ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, 5 साल के बाद चले जाते हैं, इनके पास पावर नहीं होती है, और इनके पास ये बैकग्राउंड में पावर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये मान लो कोई अगर आईएएस लगा है 25 ईयर्स में, तो ये 60 की एज तक रहेंगे, यानी कि इनका टेन्योर काफी लंबा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। देन व्हाई डिड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से इन द डिसीजन मेकिंग। फिर ये क्यों कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, फैसले लेने वाले होते हैं, वो मिनिस्टर्स होते हैं। ये क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनना। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने प्रेम्बल सुना होगा, प्रेम्बल प्रस्तावना जिसको कहते हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि देश में देश की जनता सबसे सुप्रीम होती है। और जनता अगर सुप्रीम होती है, और जनता जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, यानी कि अपने तरफ से अधिकार देती है कि आप हमारी तरफ से क्या कर सकते हो, रूल कर सकते हो, शासन कर सकते हो, तो ये अधिकार रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं किसकी बजाय, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बजाय। आगे धीरे 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 कर लेंगे। द रीजन दिस दैट इन द डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता की इच्छाएं क्या रहती हैं, सुप्रीम रहती हैं। आगे, मिनिस्टर आर इलेक्टेड द पीपल। मिनिस्टर किसको इलेक्ट करते हैं, ये जो मिनिस्टर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल के द्वारा। he or she empowered to exercise the supreme power by the of the people, यानी कि जो पावर होती है जनता के द्वारा इन लीडर्स को दी जाती है, और उस पावर को ये लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स एंजॉय करते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है
कि क्या जब भी हम लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो क्या हम पीएम के लिए वोट डालते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर यही मिलने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन, ही और सी आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ये कह रहे हैं कि जो पीएम होता है वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक अपने आप में क्या है, इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। कौन? पीएम। कैसे? येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आप जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो आप डायरेक्टली मोदी जी को वोट नहीं देते, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो आपके एरिया में जो इलेक्शन लड़ता है उसको आप वोट देते हो। अब वो सभी इकट्ठा होकर क्या करते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं और उनकी सीट्स को जहां जहां से वो जीते हैं उनकी सीट्स को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली हैं, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी मिल जाती है, यानी कि 273 से ज्यादा सीट जिसको मिल जाती हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है। अब होता क्या है, अब ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उनका जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर हमें ये पता ही होता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का हेड कौन है। देखो कैसे, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट हम नहीं डालते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालते हैं। आगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या होता है कि मान लो 543 सीट्स पर जब इलेक्शन हुए उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर जाती है, इलेक्शन को जीत जाती है। इलेक्शन को जीत जाती है तो उसके जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, वही क्या बनते हैं, आपके पीएम बनते हैं। और बाद में अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब क्या होता है, चयनित करने का काम कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी से, यहां से ये लीडर इनका मुखिया है, अब ये मेरी तरफ से चयनित हो गए हैं, यानी कि इनको अपॉइंट कर दिया है ये एज ए पीएम की तरह। लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन पार्टी इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये होता है कि कोई मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिसको 272 सीट मिल गई ना, वो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आ गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोलिजन की गवर्नमेंट बनती है। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सीट्स को इकट्ठा करके तब क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो ये कह रहे हैं कि दो तरीके से गवर्नमेंट बनती है, एक तो मेजोरिटी के तरीके से, एक कोलिजन गवर्नमेंट। क्या होता है कोलिजन, कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी है वो नहीं ले पाई, बाकी मेंबर को इकट्ठा करते हैं, यानी कि अपने साथ लेकर आते हैं और तब मेजोरिटी दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट। आगे, he or she continue to be in power so long as remain the leaders of the majority party or coalition। जिसके पास जब तक मेजोरिटी होती है, जब तक, कब तक, या तो 5 साल पूरे हो गए हो तब तक, और या फिर क्या है, जो टेन्योर है पूरा 5 साल का जो टेन्योर है उसके पास अगर मेजोरिटी है तब तक वो अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कोलिजन किसको कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं, गठबंधन, बंधन। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो पीएम है उसकी पावर कम हो जाती है। कैसे पावर कम होती है, जब कोलिजन की गवर्नमेंट बनती है तो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाले उनकी सहायता करते हैं ताकि वो मेजोरिटी दिखा सकें कि हम इस तरीके से, हमारे पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स हैं जिसके कारण हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब होगा क्या, अब ये होगा कि जो भी अदर कोलिजन वाले इनके साथ शामिल हुए हैं वो प्रेशर बनाएंगे कि हमें तो ये डिपार्टमेंट दो, इस तरीके से हमें क्या है सुविधाएं देनी चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, जिसके कारण जो पीएम होते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। यहाँ पर पावर जब बढ़ती है तो पावर वीक होने का काम होता है। पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था, वो अलग तरीके से था, यहाँ अलग तरीके से है। आगे, पावर ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की पावर को पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होती है। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है, एक तो पीएम, पीएम प्लस 20
ये रिजिड नहीं है, 20 या उससे ज्यादा व्यक्ति क्या आएंगे, कैबिनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैबिनेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जो कि किसके साथ रहते हैं? पीएम के साथ। जब भी कुछ डिस्कशन होगा तुरंत किसकी मीटिंग कराई जाती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग कराई जाती है। जैसे आप सुनते हो मोदी जी के साथ अमित शाह जी रहते हैं, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का हिस्सा है। तो ऐसे कई सारे लीडर्स होते हैं जो पीएम के साथ रहते हैं और कैबिनेट को बनाते हैं। देखो, ऑल मेंबर वर्क अंडर द लीडरशिप, यानी कि सभी मेंबर्स जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसकी लीडरशिप के नीचे काम करते हैं? पीएम की लीडर्स। डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क कैन डिसमिस द मिनिस्टर। बिल्कुल हो सकता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर कोई काम अच्छे से नहीं कर पाए तो दूसरे को वो उस डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं कि आप इस काम को संभालें। तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। और डिसमिस द मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर ने अच्छा कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिसके कारण सोशली उनका जो फेस है वो खराब हो जाता है, तो उनको डिसमिस भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ये कौन करेगा? पीएम करेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज द प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल होता है कि हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट की फॉर्म क्या है? वो प्राइम मिनिस्ट्रियल है। और द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया इन द इन्फ्लुएंसिंग द पावर ऑफ पीएम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया क्या है, जिसको आगे लाना चाहती है वो बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि किसी भी पीएम की छवि को एक अच्छे तरीके से उभारने और उनको जैसे उनको क्रिटिसाइज करने के तरीके से एक मीडिया बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करती है। एक्सटेंट ऑफ द पावर पीएम डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। ये तो है ही कि जो इंसान की उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसको बोलने या स्पीच का तरीका क्या है, वो क्या है, किस तरीके से अपनी जनता को एड्रेस कर पाता है, ये भी चीजें क्या करती हैं? मैटर करती हैं। आगे, कोलिजन गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप एंड द पीपल पावर सी रिक्वायर्ड टू हेड to the view and the position of coalition partners because their support is essential for the survival of a government। बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है क्या होती है? ही रिक्वायर्ड हीड टू द व्यू एंड द पोजिशन। जब मान लो किसी ने गठबंधन की सरकार बनाई है, गठबंधन की वो मेजोरिटी में नहीं आ पाए, मेजोरिटी में नहीं आ पाए तो अदर पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने क्या लिया? सहारा लिया और एक पॉलिटिकल पार्टी रेडी कर दी जिसमें वो मेजोरिटी में आ गए। अब क्या होगा कि जो भी पीएम बनता है वो किसके प्रेशर में रहेगा? जो भी कोलिजन में उनकी सहायता की है, यानी कि अदर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने इनकी पीएम की सहायता की है गवर्नमेंट बनाने में या फिर क्या लाने में? मेजोरिटी लाने में। तो वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उनको किस में रहना है? उनको गवर्नमेंट के अंदर रहना है। तो कोलिजन गवर्नमेंट के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यू ऑफ द पॉइंट है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें देश को कुछ बेहतर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कोलिजन की गवर्नमेंट बनाते हैं और अगर वो अपना स्वार्थ देखने लग जाएं तो वो अपनी तरफ चीजों को देखना चाहेंगे, वो अपनी तरफ से, तो कई बार इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पीएम को पढ़ लिया है। अब देखें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा कि पीएम को कैसे अपॉइंट किया जाता है। पीएम को अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट होते हैं और अपॉइंट उसको किया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी में जिसको क्या है? मेजोरिटी मिलती है, उसके हेड को एज ए पीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनको अपॉइंट करने का काम कैसे किया जाता है? ध्यान से सुनना। उनको अपॉइंट किया जाता है पीएम के सजेशन से और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। यानी कि वैसे तो ऑलरेडी ये तय होता है कि बाकी सभी क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी मिनिस्टर्स। लेकिन यहाँ पर एसेंट जो सहमति होती है, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, वो किसके जरूरी है? प्रेसिडेंट के। द फॉर्म हिज ओन पार्टी फॉर्म द कोलिजन पार्टनर।
यानी कि ये इस तरीके से जो कोलिजन होता है उनके पार्टनर्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये मेजोरिटी वाले हो सकते हैं, कोलिजन वाले। अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को सुनना कि कोई भी जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो हिस्सा हो सकता है, यानी कि जिसने पहले इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था वो भी हो सकता है, और जिसने पहले कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं थे उनको भी क्या बनाया जा सकता है, मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर उसको कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ के और किसका हिस्सा बनना पड़ेगा, पार्लियामेंट का परमानेंट हिस्सा, यानी कि 5 साल के लिए हिस्सा बनना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में समझो कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अगर कोई पीएम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि इसको एज ए मिनिस्टर आप अपॉइंट कर दो, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, हालांकि उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अगर आपकी एज है तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया एज ए मिनिस्टर। अपॉइंट करने के बाद 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर जीत कर आना होगा, तब वो 6 महीने से ज्यादा यानी कि 5 साल तक वो क्या है, अपनी पोस्ट पर रह पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर जो आपके प्रेसिडेंट है वो किसी भी व्यक्ति को एज ए सजेशन के तौर पर क्या है, 6 महीने तक के लिए अपॉइंट कर सकता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उनको इलेक्शन 6 महीने के अंदर लड़के और जीत कर आएंगे और फिर वो अच्छे तरीके से 5 सालों तक क्या कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। आगे देखो, बट ही और सी हैड टू गेट इलेक्ट इन पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। मैंने बताया ना, अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ द डिफरेंट रैंक। ये तो होता ही है कि जैसे एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मैंने आपको बताया था कैबिनेट में पीएम प्लस 20 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाएंगे। अब जो पूरे पीएम के साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम के नीचे काम करते हैं, वो 60 से लेकर 80 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है, ध्यान से सुनना। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं देश की गवर्नमेंट के अंदर, जो पीएम के साथ मिलकर काम करते हैं। टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री। मेजर मिनिस्ट्रीज का मतलब क्या है? बड़े बड़े डिपार्टमेंट को संभालने वाले ये लीडर्स होते हैं। इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कंप्राइज द 20 मिनिस्टर। इसमें कितने मिनिस्टर शामिल होते हैं? 20। ये रिजिड नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार देना। स्वतंत्र प्रभार देने का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको ये डिपार्टमेंट संभालना है, आप किसी तरीके से क्या करें, काम करें, तो वो क्या कहलाते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट इंचार्ज बना दिया जाता है। स्मॉलर मिनिस्ट्री, ये सबसे बड़ी मिनिस्ट्री यानी कि सबसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट इन 20 जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। उनसे छोटे डिपार्टमेंट जो कि स्टेट लेवल पर काम करते हैं तो इनको दे दिया जाता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे आर अटैच विद द पोर्टफोलियो असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि ये वाले जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं ये इनकी बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से जो पार्लियामेंट के हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें डेमोक्रेसी पाई जाती है और उसके अंदर कैबिनेट भी पाया जाता है। आगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है या फिर क्या है, पीएम की पावर ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा है? इनमें से किसकी पावर ज्यादा होती है? ये क्वेश्चन कई बार आपके मन में आता होगा। अब ध्यान से सुनना कि पॉलिटिकल लीडर यानी कि राजनीतिक रूप से अगर पावर को देखें तो सबसे पावरफुल कौन है? पीएम है। और हमारा जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो सबसे सुप्रीम कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है।
सच में रियल हेड ऑफ द कंट्री कौन कहलाता है? रियल हेड ऑफ द कंट्री पीएम, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसको चुनने वाली कौन होती है? जनता होती है। और नाम मात्र का नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, यानी कि देश का नॉमिनल, नाम मात्र का, जिनका सिर्फ नाम चलता है। अगर विदेशों में मीटिंग होगी तो ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट कोई भी बिल बनता है और उसको लॉ में कन्वर्ट करना है तो वहां पर भी साइन प्रेसिडेंट के। तो बहुत जगह पर देखने में लगता है कि पावर किसके पास ज्यादा है? प्रेसिडेंट के पास, लेकिन इसको नॉमिनल हेड कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं। पॉलिटिकल हेड पीएम और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट। और रियल में पावर किसके पास है? ये है आपके पीएम के पास। तो प्रेसिडेंट को पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट, ही और सी इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये देश का क्या होता है? हेड होता है। ही और सी हैज द नॉमिनल पावर लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर क्वीन पाई जाती है, उनके नाम मात्र की पावर होती है, बाकी जो पावर को एक्सरसाइज कौन करते हैं? बाकी मिनिस्टर्स करते हैं। ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट की पावर होती है। ही हर फंक्शंस आर मोस्टली सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी फंक्शन में एक हेड के रूप में बुला लिया जाता है, फिर उनसे फॉर्मेलिटीज कराई जाती हैं, तो ये सेरिमोनियल कह रहे हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो सेरिमोनियल है। आगे प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये तो होता ही है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, आपने कभी नहीं सुना होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, हम वोट डालने जा रहे हैं। इनमें से प्रेसिडेंट जो बनता है उनमें लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, और स्टेट में जो असेंबली होती है उनके जो इलेक्शन होते हैं तब उनको क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा किसको सिलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। आगे देन हाउ ही इज ही इलेक्टेड। अब इलेक्टेड एमपीज एंड द एमएलएस एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ये कह रहे हैं कि इनके इलेक्शन में कौन शामिल होते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलएस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये शामिल होते हैं किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। द वन हु गेट्स द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, और जिसको ज्यादा वोट मिलती हैं वही क्या एज ए प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं? सिलेक्ट हो जाते। ये बड़ा पूरा चैप्टर है, इसको डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका एक्चुअल तरीके से, किस तरीके से इनका जो क्या है इलेक्टेड होते हैं, इनको हम फिर कभी पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर होता है, इसमें आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, कितना इनका टेन्योर होता है, कितनी एज रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम प्रेसिडेंट और उनकी पावर को देख रहे हैं कि उनकी पावर क्या रहने वाले। ही रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। ये कह रहे हैं कि ये देखने में तो लगता है कि इनके पास ज्यादा पावर होती है, लेकिन ये पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करते। कहने का मतलब ये जनता की तरफ से नहीं आते। जनता की तरफ से कौन आते हैं? आपके पीएम आते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारी की सारी गवर्नमेंट एक्टिविटी किसके नाम पर चलती हैं? प्रेसिडेंट के नाम से चलती हैं। यानी कि लास्ट में साइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। मेजर अपॉइंटमेंट सच एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस हैं, गवर्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका, एम्बेसडर टू द अदर कंट्री एज डन बाय द प्रेसिडेंट, ये सारे काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट करने का। यानी कि बड़े बड़े जो पोस्ट होती हैं उन पर अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी कि अगर विदेशों के साथ कोई समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ये किसके नाम पर की जाती है? प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती है। व्हाट इज द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम। अब देखें, इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट saved with the advice given by the council of minister, he or she can ask the council of minister reconsider its advice, but he is not bound to act according to the law। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपनी तरफ से अगर कोई ऐसी बात लगे कि वो सही नहीं मानते तो वो रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि लोकसभा पार्लियामेंट जो होती है उसको ये कह सकते हैं कि आप एक बार इस बिल पर या इस योजना पर, इस मुद्दे पर आप दोबारा विचार करें।
लेकिन अगर दोबारा से विचार करके फिर वापस ऐसा का ऐसा बिल उनके पास पहुंच जाता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बाध्य हैं, उनको वहां उस बिल पर क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सजेशन दे सकता है रिकंसीडर करने के लिए, यानी कि पीएम वगैरह को ये कह सकते हैं कि आप इस पर दोबारा क्या कर सकते हो, विचार कर सकते हो। आगे अगला पॉइंट देखेंगे, ये शायद हमारी लास्ट स्लाइड हो सकती है। आगे जुडिशरी, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपने जैसे जिस तरीके से पार्लियामेंट को पढ़ा तो वो लेजिस्लेचर का रूप था, यानी कि वहां पर नियम कानून बनाए जाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव में आपने दो तरीके के एग्जीक्यूटिव पढ़े, एक पॉलिटिकल और एक आपने पढ़ा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर आपने पढ़ा पीएम को पढ़ा, अब आप पढ़ चुके हो प्रेसिडेंट को पढ़ चुके हो। अब फाइनल अथॉरिटी हमारी आ गई है जुडिशरी। जुडिशरी करती क्या है, जुडिशरी एक्सप्लेन द लॉज, यानी कि जो कानून बनाए हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने उन कानून नियमों को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया तो फिर वो आप पर एक्शन ले सकती है। कहने का मतलब क्या है, वो क्रिमिनल्स को देखती है और फिर वहां लॉज को एक्सप्लेन करते हुए जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सजा देने का काम करती है। तो जुडिशरी, जुडिशरी में देखें, जुडिशरी ऑल द कोर्ट एट द डिफरेंट लेवल कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जैसे तुमने सुप्रीम कोर्ट सुना होगा, एंटायर नेशन, कहने का मतलब क्या है, पूरे देश के जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उनको देखने का काम कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, सुप्रीम तो एक ही चीज हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि स्टेट के अंदर डिस्प्यूट होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं जिसमें आपके स्टेट में मुद्दे देखे जाते हैं। ऐसे ही तीसरा लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जुडिशरी के अंदर तीन तरह के कोर्ट पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये कह रहे हैं जुडिशरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट सच एज, यानी कि जो जुडिशरी होती है वो कौन कौन से डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रिजॉल्व कर सकती है। डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के आपस में सिटीजन क्या करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, उनके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का काम भी हमारी जुडिशरी करती है। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है कि कोई सिटीजन गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दे, फिर उनको देखा जाता है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये मोर स्टेट, दो स्टेट अगर लड़ रही हैं तो उस केस को कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखता है। आगे डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, ये भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसको भी देखने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी कि सबसे सुप्रीम, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया अब वो उससे आगे कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते, तो सबसे ऊपर वाला जो कोर्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। इट हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि मान लो आप यहाँ पर कोई केस था, हार गए, लेकिन आप फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। आगे एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन वर्क impartially free from the pressure of the executive and legislature, यानी कि ये तीनों ऑर्गन अलग अलग होते हैं। लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है और ये जो जुडिशरी है ये अपना काम करते हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, ये एक दूसरे पर प्रेशर नहीं बना सकते, लेकिन कर क्या सकते हैं, ये सजेशंस आपस में जरूर दे सकते हैं। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ जज एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो अपॉइंटमेंट जो आपके जो जजेस वगैरह हैं वो कर तो कौन रहे हैं, प्रेसिडेंट, लेकिन सजेशन किसका ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स का ले रहे हैं। एंड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनके सजेशन पर बाकी जस्टिस को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि पसंद तो किनकी रहती है, पीएम की रहती है, नाम किनका रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है। यानी कि देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो जस्टिस होते हैं यानी कि जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता तो कौन है, दिखने में प्रेसिडेंट, लेकिन सजेशन किसका रहता है, पीएम का रहता है। तो पावर किसके पास ज्यादा है, पीएम के पास। आगे नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव द जज
he or she can be removed only by the impeachment. महाभियोग इसको कहा जाता है। यानी कि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये पेश किया जाता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये गलत तरीके से काम कर रहा है। फिर भारी मेजोरिटी के साथ उन वोट पर जीतना होता है, तब जाकर क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, 2/3 मेंबर इस बात को पास करेंगे, 2/3 मेंबर लोग ये पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो दोनों पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर ये पास कर देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पर क्या लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट पर भी लगाया जाता है। दो शब्द है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट, दो ही व्यक्ति हैं जिन पर इम्पीचमेंट महाभियोग लगाया जाता है कि उनको उनकी पोस्ट से हटाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 2/3 की मेजोरिटी लेकर आएंगे, तब उनको हटाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना क्या है, इतना आसान नहीं है। आगे, इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो कोर्ट्स होते हैं ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने ये गलत काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे लिखा है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसके लिए ये वाली पनिशमेंट है। तो ऐसे जो कोर्ट्स हैं वो लॉज को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। आगे, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द जुडिशरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशरी होती है ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका गार्जियन है। कहने का मतलब क्या है, जो आम जनता है उनके अधिकारों की अगर रक्षा हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो जुडिशरी उस अकॉर्डिंग क्या लेगी, एक्शन लेगी और फिर चीजों को देखेगी। आगे, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि जो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जैसे सोसाइटी के अंदर ऐसा देखता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन जो सोसाइटी जिनके साथ गलत हो रहा है वो इतने कैपेबल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो चीजों को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं, तो उनके बिहाफ पर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन डाल सकता है। उसी को क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। कि ये जो आपका जुडिशरी होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मुद्दा होता है उस पर भी क्या करता है, काम करता है। तो इसीलिए ये जो कोर्ट्स होते हैं वो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और ये बहुत जरूरी माने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। इसमें हम बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। इसमें जैसे मेमोरेंडम, जो कि आप एक घोषणा पत्र था जिसको लागू करने की बात की जा रही थी, उससे हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और किस तरीके से लो, नियम, कानून, रूल, रेगुलेशंस बनते हैं देश के अंदर, उनके बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि किस तरीके से आपकी पार्लियामेंट रोल अदा करती है, फिर आपने पढ़ा कि PM की पावर क्या होती है, फिर आपने पढ़ा प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, जुडिशरी को आपने पढ़ा कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अब आप अपने चैप्टर को एक बार फिर से बुक के अंदर से पढ़ते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाने वाली हैं। तब तक के लिए बेटे आप मेरे चैनल को शेयर करें, यानी कि आप उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो सच में अपना बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आप लाइक करें, कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है और मैं कमेंट्स का आपके जरूर रिप्लाई करने वाली हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।